साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे पूज्य सरदार क्रांति शिरोमणि श्री भगत सिंह साहब के विषय में, क्योंकि आज उनकी 116वीं जयंती है। वास्तव में क्या हमारे देश के पूर्व उत्तराधिकारी नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने और हम सब ने मिलके क्या हम उनके साथ जो उन्होंने बलिदान और त्याग दिया है उन्होंने और उनकी टीम ने, क्या वास्तव में हम यथार्थ रूप में उनके साथ न्याय कर रहे हैं? क्या आगे चल के हमारे साथ भी हमारी भावी पीढ़ियां इसी तरह से न्याय करेंगी? जरा उनको सामने रख कर जो उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान, उनका त्याग इस भारत के, अखंड भारत के लिए उन्होंने दिया है और आज जैसे गणमान्य लोग दे रहे हैं, मान्यवर लोग कहेंगे कि हमने ये काम बहुत बड़ा कर डाला, तो क्या हमने उनको सम्मान दिया? हमने उनकी धरोहर को संभाल के रखा? हमने जहाँ वो पैदा हुए थे क्या उसको हमने कोई कीर्ति स्तंभ बना दिया है? भाई आदमी यही तो करता है कि जहाँ जन्मस्थली उसकी है महान व्यक्तित्व की, तो उसकी जन्मस्थली को हम संजोएंगे, संवारेंगे। जैसे प्रयागराज में आनंद भवन है या अन्य भवन संजोए जा रहे हैं, तो क्या श्री सरदार भगत सिंह साहब के साथ वास्तव में हमारे पूर्व राजनयिकों ने इंसाफ किया है? आइए आज इस पर तार्किक विश्लेषण होगा और मंथन होगा। मैं आपसे अखंड भारत के नागरिक होने के नाते, साधारण भारत के नहीं, अखंड भारत के, इस पे मंथन करें, चिंतन करें और समीक्षा करें और जो दोषी हैं उनको दोषी कहें और जो आगे आने वाले या जो वर्तमान में उत्तरदायी व्यक्ति चल रहे हैं उनको आगाह करें कि वास्तव में अगर हमने उनकी धरोहर को संभाल के नहीं रखा तो खालिस्तान ऐसी समस्याएं भारत में दिनों दिन बढ़ेंगी। इस बात को समझिए, क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हुए, ये मानसिकता दर्शाती है कि हम उनकी जननी, उनके स्थान को सुरक्षित भारत में नहीं रख पाए और ये एक हमारी विचारधारा बन जाएगी। इस विचारधारा को तोड़ना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा भविष्य के लिए। और हमारे ब्लॉग को जन जागरण हेतु जन जन में पहुंचाइए। ये मत सोचिए कि बस आपने सुन लिया तो सब कुछ हो गया। नहीं, जन जन में इसको आवाज़ बनाइए। क्रांति शिरोमणि की आवाज़ शिरोमणि के रूप में इस वीडियो को बनाइए आप, क्योंकि इस ब्लॉग में क्रांति शिरोमणि सरदार श्री भगत सिंह साहब का विवरण तो है ही, साथ में नई संसद और जो पुरानी संसद का इतिहास बना है उसके बारे में भी। वास्तव में क्या हम इतिहास को भूल गए? क्या हमने इतिहास को भुला दिया? क्या हमने पुराने घटनाक्रमों को कोई महत्व नहीं दिया? सिर्फ नारी सशक्तिकरण का बिल ला दिया। वास्तव में असली नारी सशक्तिकरण का पर्याय कौन है ये देखना ही भूल गए संसद के इतिहास में। जरा इस पर भी चिंतन करिए, मनन करिए और देखिए, एक भारत में एक विचारधारा नई चल गई है, ओबीसी, सवर्ण, शेड्यूल, उसका भी हल इस ब्लॉक में देखिए और वास्तव में ये और सुनिए और समझिए। देखिए, आज की जो परिचर्चा है वो वास्तव में बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही अद्वितीय है और बहुत ही अतुलनीय है और पूरा राष्ट्रीय आंदोलन का इसमें महत्व है, साथ में अखंड भारत का भी महत्व है, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब भारत के अंग ही थे। तब हमारे क्रांतिकारी गणों ने आवाज़ उठाई थी, भारत को हमें स्वराज्य दिलाना है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये तो आवाज़ लगाई थी श्री बाल गंगाधर तिलक साहब ने सर्वप्रथम इस देश में 1857 में। रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो घोड़े के साथ झांसी के किले से कूद कर जो ऐलान किया था वो एक तरह से चिंगारी के रूप में जलता ही रहा और उसमें बीच समयकाल में कोई भी ऐसा लीडर नहीं हुआ जिसको हम याद करें। फिर बाल गंगाधर तिलक साहब हुए जिन्होंने पहली बार ये नारा लगाया कि स्वतंत्रता व हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। उसी क्रम में ये कुछ हमारे नवयुवक तैयार हुए, जिनमें सरदार श्री भगत सिंह साहब, श्री चंद्रशेखर आज़ाद, श्री सुखदेव, श्री राजगुरु साहब और खुशीराम बोस जी आदि महानतम क्रांतिवीर मतलब एक तरह से
रचनात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से भारत की राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन में आए, जिनका जो त्याग और बलिदान है वो शिरोमणि के रूप में है। लेकिन उनमें भी हम अभी एक आपसे प्रश्न करेंगे। प्रश्न ये है कि भारत में बहुत सारे महर्षि हुए हैं और बहुत सारे ऋषि हुए हैं जिन्होंने लोक हित में, देश हित में, मानवता के हित में बहुत श्रेष्ठतम कार्य किए हैं। उनके मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे श्री विश्वामित्र जी, श्री वशिष्ठ जी, श्री दधीच जी, श्री दुर्वासा जी, श्री अगस्त जी, श्री शांडिल्य जी, गौतम जी, भरद्वाज जी आदि बहुत सारे ऋषि हुए हैं। लेकिन इनमें अगर हम शिरोमणि या सर्वोत्तम अगर कोई ऋषि मानेंगे तो आप किसको अपना स्थान देंगे या किसको आप नामित करेंगे? थोड़ा अपने मन में चिंतन कर लीजिए, मैं उत्तर तो बता ही रहा हूँ। और उसी तरह से क्रांतिकारियों में जैसे मैं पूज्य मोहनदास करमचंद गांधी जी से चालू करता हूँ। श्री गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और खुशीराम बोस जी और भी वीर सावरकर जी और बहुत ही लोग हुए हैं, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल साहब आदि काफ़ी गणना है। लेकिन इनमें हम शिरोमणि किसको मानेंगे? देखिए, उधर हमें ऋषि को शिरोमणि चुनना है और इधर आज हमको क्रांतिकारियों में भी शिरोमणि चुनना है। क्रांतिकारियों में सभी लोग आ जाएंगे। श्री गोखले साहब भी, जिनकी नरम दल के जो वो रहे, और बाल गंगाधर तिलक साहब जो गर्म दल के रहे हैं, श्री लाला लाजपत राय जिन्होंने लाठियाँ खाईं और उन्होंने आवाज़ लगाई कि मेरे ऊपर चली हुई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य हुकूमत के अंत की घोतक होगी। तो इस तरह से बड़े बड़े वीर क्रांतिकारी हुए, उनमें हमें आज शिरोमणि चुनना है। देखिए, सबका दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि 8 अरब आबादी है इस दुनिया की, 8 अरब विचार हैं, 8 अरब मन हैं, 8 अरब की सोच है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण है कि जितने भी ऋषि हमने जो नाम लिए, विश्वामित्र, वशिष्ठ और दधीच और दुर्वासा, अगस्त साहब, इनमें सर्वोपरि अगर कोई हैं तो दधीच हैं। क्योंकि धर्म और अधर्म के ऊपर जब वृतासुर राक्षस हुआ था जिसको कोई पराजित नहीं कर पा रहा था, और वो इंद्र मतलब एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था, इंद्र का मतलब है प्रशासनिक व्यवस्था। जैसे भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री पद पे कोई ज़बरदस्ती कब्जा करने लगे, तो उसी तरह से वृतासुर इंद्र पर कब्जा करना चाह रहा था। उस समय आवश्यकता थी कि उसकी शर्त थी कि उसको हड्डियों से बने अस्त्र के द्वारा ही मारा जा सकता है और उसकी जो शरीर वो वज्र के समान था। ऐसी अपरिहार्य स्थिति में यह था कि कौन व्यक्ति, कौन ऋषि अपना शरीर दान करे या मृत्यु को आगोश करे, तब धर्म की जीत होगी। उस समय श्री दधीच जी तैयार हुए। पहले प्राइमरी स्कूल में दधीच साहब का पाठ्यक्रम में नाम था, हम लोग पढ़ते थे, गर्व की अनुभूति करते थे। लेकिन आज कालांतर में वो शायद कोर्ट से हटा दिए गए हैं और बड़ा दुखद है कि ऐसे जिन्होंने मानवता और कल्याण, लोक कल्याण के लिए अपना सर्वस्व, अपना शरीर त्याग दिया। इस शरीर को बनाए रखने के लिए एम्स ऐसे दुनिया भर के अस्पताल बन रहे हैं। इसी शरीर को बनाने के लिए रात दिन आदमी चिंतित रहता है। एक चींटी भी अपने जीवन के संघर्ष को बचाने के लिए संघर्ष करती है। और वो दधीच साहब ने धर्म की रक्षा के लिए और लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपने शरीर को अर्पित कर दिया था। और हवन कुंड में जलने के बाद उनके शरीर से इंद्र का वज्र बनाया गया था और 3 धनुष बनाए गए थे, जो धनुष से आगे चल के महाभारत का युद्ध अर्जुन ने लड़ा। गांडीव और भगवान शिव का पिनाक और सारंग, ये 3 धनुष बने थे जिनसे हमेशा धर्म की रक्षा हुई है। हमेशा सत्य और असत्य के बीच में जब झगड़ा हुआ तो सत्य की जीत के लिए वही धनुष हमेशा काम आए। तो ये है श्री दधीच साहब, मेरी समझ से शिरोमणि हैं, सर्वोपरि हैं। अब मैं क्रांतिकारियों के उसमें आता हूँ। देखिए, सभी ने अपना जीवन बचाया, लेकिन पूज्य श्री सरदार भगत सिंह साहब यह जानते हुए कि अगर वो कह देंगे कि उन्हें फांसी से बचा लिया जाए तो भारत और ब्रिटिश हुकूमत उस समय जो आपस में साठगांठ थी
उसके द्वारा वो बच सकते थे। ऐसा कई इतिहासकारों ने ये तथ्यों को कहा है कि भारत की व्यवस्था में जो अग्रणी नेता थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री अगर आपस में मंत्रणा कर लेते तो कानून व्यवस्था एक तरफ रखी रह जाती और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर वो बचाए जा सकते थे। और इसके लिए कई बार अनुरोध भी श्री भगत सिंह साहब से कहा गया जेल के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कि वो इस बात को कह दें कि वो फांसी से बचना चाहते हैं। लेकिन वो जानते थे कि अगर उन्होंने अपने जीवन को वापस ले लिया और फांसी के फंदे पर नहीं चढ़े तो इस देश की स्वतंत्रता और इस देश का स्वराज्य कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज जान जाएंगे कि भारतीय कमज़ोर हैं और इनकी मानसिक स्थिति को हमेशा खरीदा जा सकता है छोटे से लालच में और या डरवा के व धमका के। लेकिन पहले वो दधीच के रूप में खड़े हो गए कि हाँ, मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा, मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और उनके जो अंतिम शब्द थे वही आज इस इतिहास में अमर। देखिए, मैं सरदार पूज्य भगत सिंह जी के अंतिम शब्दों को पढ़ रहा हूँ। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक शर्त पर ही जिंदा रह सकता हूँ, कैद होकर न रहूँ। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, ये उनके आखिरी शब्द थे जब वो फांसी के फंदे पर जा रहे थे। और अंग्रेज़ों ने वहाँ भी एक धोखा दिया था कि पहले 24 तारीख को उनको फांसी होना थी, लेकिन 23 तारीख को एक दिन पहले ही दे दी गई थी, वो भी रात्रि में। शायद पूरी दुनिया के आप इतिहास को देख लें, रात्रि में किसी भी अपराधी को या किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाती है, क्योंकि धार्मिक रूप से भी नहीं दी जाती, क्योंकि वो सनातनी थे और हिंदू थे। तो रात में फांसी देना पूरी तरह से वर्जित था, चाहे श्री भगत सिंह साहब हों या राजगुरु साहब हों या श्री सुखदेव सिंह साहब हों। ये नृशंस हत्या थी वास्तव में, और क्रूरतम हत्या थी। और रात ही में उनके पार्थिव शरीरों को अंग्रेज हुकूमत ने डर कर भय के कारण उनके पार्थिव शरीर को तहस नहस करके जला दिया था। बहुत ही दुखद है। और उससे ज़्यादा दुखद और विचारणीय ये है कि पूज्य श्री भगत सिंह साहब का जन्म स्थान जो अखंड भारत में उस समय था, उन्होंने पूरे भारत के लिए संग्राम किया था, पूरे भारत के लिए अपना जीवन अर्पित किया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत के 2 अंग हो जाएंगे। लेकिन हमारे तथाकथित नेतागण, जिन्हें चाहे कोई भी आदर्श कहे या कोई महान कहे, लेकिन इतिहास तो यथार्थ कहता है, इतिहास तो दर्पण है, इतिहास तो इतिहास रहेगा। विज्ञान झूठा हो सकता है, लेकिन इतिहास कभी झूठा नहीं हो सकता। इतिहास तो दर्पण की तरह है, अगर उसमें आप 5 उंगली दिखाएंगे तो 5 दिखाई देंगी, अगर उसमें 1 उंगली दिखाएंगे तो वो 1 उंगली हमेशा यथार्थ के रूप में चलेगी। आप यथार्थ चिंतन करिए, आप यथार्थ मनन करिए, यथार्थ मंथन करिए, किसी भ्रम में मत रहिए। भ्रम में जो रहता है उसका वही हाल होता है जो भीष्म पितामह का महाभारत के युद्ध में हुआ था। इच्छा वरदान होने के बावजूद भी 6 महीने सूर्य के आगमन का इंतजार, उत्तरायण होने का इंतजार उन्हें करना पड़ा था, सैया पर, तीरों की सैया पर लेटे हुए। और जब भगवान के दर्शन हुए तभी उनका भ्रम दूर हुआ। तो भ्रम हमेशा भारतीयों को हमेशा भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भ्रम बहुत बुरी चीज़ है। देखिए, लोग कहते हैं कि अरे ये तो बातें हैं, अरे क्या लाला लाजपत राय जी की बात सत्य नहीं हुई? क्या आज के इतिहास को देखते हुए क्या ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश नहीं हो रहा है? ब्रिटिश आज सिकुड़ कर कितना सा रह गया है, जरा देखिए तो। जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इतिहास, इसीलिए कहता हूँ मैं कि इतिहास साक्षी है, इतिहास दर्पण है। अगर आपने अत्याचार भारत में ना किया होता तो आपको शायद ये दुर्दिन देखने ना पड़ते। वास्तव में भारतीयों की एक असहाय पीड़ा जो इस नक्षत्र में जब जब व्याप्त हुई, तब तब जो भी आक्रमणकारी या क्रांता थे उनका कभी विकास नहीं हुआ। कभी आप इतिहास को देखें और कभी खुशहाल आपने नहीं देखा होगा किसी को। वास्तव में ये महान भूमि है और इसीलिए ये भारत कहलाती है।
उस भारत के अभिन्न अंग में 28 सितंबर 1907 को ग्राम बावली लायलपुर जनपद में पूज्य श्री भगत सिंह साहब का जन्म हुआ था, जो आज पाकिस्तान में फैसलाबाद कहलाता है। और इसे भी हम दुर्भाग्य कहेंगे कि वो पावन जननी जन्म भूमस्य गिरीश उस महान सिद्धांत का जो प्रभु श्री राम जी ने दिया था, हमारे नेतागणों ने, जिनको जनता ने जिम्मेदारी दी थी, जिनको प्रशासनिक जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया और महान संस्कृति को और महान सिद्धांत को भुला दिया। जब जब आप अपने सिद्धांतों को भूलेंगे, अपने गीता के सिद्धांतों को आप दरकिनारे करेंगे, आपकी यही अपमानित स्थिति होगी, ये इतिहास बता रहा है। और आज वो स्थान, हमें इससे कोई मतलब नहीं, बट गया, बट रहे हैं, दुनिया बट रही है, लेकिन फ़िलहाल ये भी आज विवेचन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कुछ नेताओं के स्वार्थ के कारण ऐसा हुआ था। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा था कि पाकिस्तान में कुछ विशेष संस्थाएं हैं जो श्री सरदार भगत सिंह साहब के लिए अभी भी संघर्ष कर रही हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके स्थान को उच्च बनाने के लिए वो अभी भी समर्पित हैं। वास्तव में आज समाचार पत्र को और चैनल, समाचार न्यूज़ चैनलों को और यूट्यूब चैनलों को मैंने सुबह से देखा कि शायद कोई सरदार भगत सिंह साहब को आज याद कर ले, लेकिन बड़ा दुख हुआ कि एक समाचार पत्र में मुख्य पृष्ठ पर पंजाब के मुख्यमंत्री जी द्वारा जरूर याद किया गया है, लेकिन वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण उसमें ज़्यादा है, वो कोई समाचार नहीं है। पूरे पन्ने में अखबार के कई अखबारों को मैंने देखा, किसी में कोई समाचार नहीं निकला। एक भी लेखक, एक भी पत्रकार महोदय एक 4 लाइन की अपनी लेखनी नहीं चला पा रहे हैं, जिन्होंने अपने सर्वस्व जीवन को अर्पित कर दिया। इसीलिए दधीच साहब को भी कोर्ट से निकाल दिया गया है। कितना दुखद है। भारत सरकार को, राज्य की सरकारों को देखना चाहिए, यदि हम अपने ऐतिहासिक पूर्वजों को, महान धरोहरों को ऐसे अगर भुला देंगे तो कल के दिन आप भी भूल जाओगे इस दुनिया में, आपको भी कोई याद नहीं करेगा। ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इतिहास से इतिहास चलता है। आप चाहे जितना बड़ा काम कर लें मान्यवर, लेकिन आप भी भुला दिए जाओगे और किनारे पर डाल दिए जाओगे अगर आपने इसी तरह के इतिहास को प्रश्रय दिया तो। भारत सरकार को चाहिए कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से श्री भगत सिंह साहब के पूज्य जननी वाले स्थान को एक धरोहर के रूप में रखा जाए और वो कलंक जो ब्रिटिश हुकूमत ने दिया है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए फिर से, और उनको उनका पद प्रदान किया जाए। वो वास्तव में क्रांतिवीरों के शिरोमण हैं और उन्होंने काला, नीला, पीला अपनी हुकूमत में किया है। उसके कई उदाहरण हैं और उन उदाहरणों के द्वारा इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। भारत में नई संसद का प्रादुर्भाव हो गया है। वास्तव में श्रीमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब बधाई के पात्र हैं और समस्त जनता भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं भारत की, कि उन्होंने एक रचनात्मकता में पूरा सहयोग दिया और निसंदेह वो एक श्रेष्ठ कार्य हुआ। लेकिन जो पहला वो संसद का वो आया, उसमें कई ऐसे टिप्पणियाँ हुई जो अशोभनीय हैं, अमर्यादित हैं, असंवैधानिक हैं। और देखिए, मैं पुरानी संसद का थोड़ा सा इतिहास लेता हूँ और उस इतिहास में जो घटनाएं हुई उनको भी याद करना चाहिए था। 8 अप्रैल 1929 को उसी सेंट्रल असेंबली में श्री सरदार भगत सिंह साहब और श्री बटुकेश्वर दत्त साहब ने ब्रिटिश हुकूमत की अत्याचार और जो ब्रिटिश सरकार भारतीयों के लिए अमानवीय कानून बना रही थी, उन कानूनों का विरोध करने के लिए बम का प्रहार इसलिए किया था कि ध्यानाकर्षण किया जाए। किसी को जनहानि या धन हानि का उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि उस बिलों को रोकना था। और यदि वो बम विस्फोट ना हुआ होता तो भारतीयों के विरुद्ध श्रमिक कानून और भारतीयों की खेती कृषकों के ऊपर वो कानून बनने जा रहे थे कि भारतीयों को दास्ता और गुलामी
के बंधन से पूरी तरह से जकड़ जाना था। यह क्रांतिवीर श्री भगत सिंह साहब ने इसका मंथन किया था और उनकी टीम ने मंथन करके यह निष्कर्ष निकाला था कि वह बिल हम किसी हालत में भारतीयों के विरुद्ध पारित नहीं होने देंगे। और वही कार्य उन्होंने संसद में 8 अप्रैल 1929 को किया था और उनकी याद में इस नए संसद में प्रथम गेट पर उनकी मूर्ति अवश्य स्थापित होना चाहिए, जिससे अखंड भारत की अनुभूति हम भारतीयों में हो सके। इसके अलावा भारतीय संसदीय इतिहास में और भी एक ज्वलंत घटना है। 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने भारतीय संसद के अक्षुण प्रभुत्व को समाप्त करने और नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया था और उसमें हमारे कई पुलिस के जवान और सैन्य बलों के जवान अमर गति को प्राप्त हुए थे। उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख अगर कोई घटना हुई थी तो श्रीमती कमलेश्वरी देवी यादव जी भी अमर शहीद हुई थी और वीर गति को प्राप्त हुई थी। वो वाइल्ड लाइफ विभाग से संबंधित थी और उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरह से निर्वाह किया था और उस घटनाक्रम में 11 गोलियां उनके पार्थिव शरीर को भेद गई थी और उनको काल कल्पित होना पड़ा था। वास्तव में उनकी विग्रह को, उनकी मूर्ति को वहाँ स्थापित किया जाना चाहिए और जो वास्तव में एक महान कार्य होगा नारी सशक्तिकरण के लिए। यद्यपि हमारी वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण का बिल लाकर एक बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है, लेकिन जब तक हम अपने इतिहास और अपने धरोहर और अपने पूर्वजों के बलिदान को और त्याग को सहेज के और संभाल के नहीं रखेंगे तो हमको इसी तरह देश के बंटवारे का दंश भविष्य में भी देखना पड़ सकता है और भविष्य में भी चुनौतियां आ सकती हैं। जो कनाडा में इस समय चुनौती चल रही है, वो चुनौती का अगर आप इतिहास देखें तो वो इतिहास यही है कि हमने पूज्य श्री सरदार भगत सिंह साहब की जननी जन्मभूमि को दूसरी जगह जाने दिया, दूसरे हिस्से में जाने दिया। इससे हमारी मानसिकता कमज़ोर हुई। हम भारतीयों की मानसिकता को कमज़ोर किया जा रहा है। जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। अरे पूज्य भगत सिंह साहब ने तो अपने अंतिम शब्दों में हिंदुस्तान कहा था, तो अब कितने नाम रखे जाएंगे? हिंदुस्तान रख लीजिए, और नहीं तो अमर और अद्वितीय और अनोखा और जो अविरल नाम है वो भारत है। और यही को कहीं ना कहीं गीता यही कहती है कि हे मानो, हे अर्जुन, कहीं ना कहीं निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। कब तक तू लड़ेगा, कब तक तू डरेगा, कब तक तू वेहल होगा? निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। तो भारत सरकार को या हमारे न्यायालयों को या जो भी व्यवस्था हैं इस संबंध में देश के नाम के लिए, उनको निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। और पूज्य श्री सरदार भगत सिंह साहब ने और हमारे क्रांतिकारियों ने अखंड भारत और भारत के लिए संघर्ष किया था। यही उनकी अविरल गाथा है। और चलिए, आज का ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। आज 3 कार्य हैं। श्री गणपति जी हम सब पर आशीर्वाद बनाएं, ज्ञान दें, बुद्धि दें, हमारे विघ्नों का हरण करें और क्रांति शिरोमण जी को हम सही सम्मान, भगत सिंह साहब को हम सही सम्मान दें और उसी के साथ नारी सशक्तिकरण के रूप में श्रीमती कमलेश देवी यादव जी को नई संसद में उन्हें स्थान दिया जाए। क्योंकि गृह अवस्था में अगर पुलिस का सम्मान होगा तो आप ये समझिए कि विद्वान जनों का, प्रगतिशील समाज का सम्मान होगा। अगर पुलिस का अपमान जगह जगह हुआ तो वास्तव में गृह स्थिति में बुद्धिमानों को, राजनयिकों को और प्रगतिशील लोगों को अपमान का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए साहब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसी तरह मंथन में आप लोग भी हिस्सेदार और भागीदार बनिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपना कीमती समय दिया, कोटि कोटि आभार है। और हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।